नमस्कार, जेडीसी मंत्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। दिल्ली विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना 2021 में आखिरी दिन का आवेदन होते रहे। शाम 6 बजे तक 1354 फ्लैटों के लिए 31,000 से अधिक आवेदन डीडीए को मिल चुके थे। इसमें से 19,972 लोगों ने रजिस्ट्रेशन राशि का भुगतान भी कर दिया था। संभावना है कि आवेदकों की संख्या 32,000 पार पहुंच जाए। डीडीए के अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक फ्लैटों के लिए ड्रॉ लॉटरी के जरिए 5 मार्च को निकाला जाएगा। जानकारी के मुताबिक एलआईजी फ्लैटों के लिए 4,392 लोगों ने 25,000 रुपए का भुगतान किया। वहीं एमआईजी फ्लैटों के लिए 2,141 लोगों ने 1 लाख रुपए तक की राशि का भुगतान किया और एचआईजी फ्लैटों के लिए 13,466 लोगों ने 2 लाख रुपए का भुगतान किया। अंतिम दिन 5,000 से अधिक आवेदन आए हैं। डीडीए को अधिकतम 10,147 आवेदन शुल्क एचआईजी और एमआईजी फ्लैटों के लिए मिल चुका है। 1,711 लोगों ने एलआईजी और 3,245 ने ईडब्ल्यूएस फ्लैटों के लिए भुगतान किया है। मालूम हो कि एचआईजी और एमआईजी फ्लैटों के लिए आवेदन शुल्क 2 लाख रुपए है। एलआईजी फ्लैटों के लिए 1 लाख रुपए जबकि ईडब्ल्यूएस फ्लैटों के लिए 25,000 रुपए हैं। कुल 1,354 फ्लैटों में से 254 एचआईजी फ्लैट हैं जिसकी कीमत 67.6 लाख रुपए से लेकर 2.1 करोड़ तक है। 757 एमआईजी फ्लैट हैं जिसमें 2 बेडरूम होंगे और उनकी कीमत 40.6 लाख से लेकर 1.4 करोड़ तक है। एलआईजी फ्लैट मात्र 52 है और ये 1 बेडरूम वाले होंगे जिनकी कीमत 17.7 लाख रुपए से लेकर 35.5 लाख रुपए तक होगी। वहीं ईडब्ल्यूएस के 291 फ्लैट हैं। बता दें कि लोगों के ज्यादा से ज्यादा संख्या में आवेदन करने के चलते दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारी बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि कोरोना काल में भी लोगों की इतनी अधिक संख्या में आवेदन उत्साहित करने वाला है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। टेलीकॉम कंपनियां आने वाले महीने में टैरिफ प्लान में बढ़ोतरी कर सकती हैं, जिसके चलते ग्राहक को मोबाइल पर बात करना और इंटरनेट यूज करना महंगा पड़ने वाला है। बता दें कि टेलीकॉम कंपनियां 1 अप्रैल से दरों में वृद्धि करने की तैयारी में है। इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक आगामी 1 अप्रैल से शुरू हो रहे वित्तीय वर्ष 2021-22 में अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए कंपनियां एक बार फिर टैरिफ महंगे कर सकती है। हालांकि इनकी कीमतों में कितनी बढ़ोतरी की जाएगी उसको लेकर अभी कोई खुलासा नहीं किया गया है। आईसीआरए का कहना है कि टैरिफ में बढ़ोतरी और ग्राहकों का 2G से 4G में अपग्रेडेशन से एवरेज रेवेन्यू पर यूजर यानी प्रति ग्राहक औसत राजस्व में सुधार हो सकता है। साल के 20 तक ये करीब 220 रुपए हो सकता है। इससे अगले 2 साल में इंडस्ट्री का रेवेन्यू 11% से 13% और वित्तीय वर्ष 2022 में ऑपरेटिंग मार्जिन करीब 38% बढ़ेगा। कोरोना महामारी टेलीकॉम इंडस्ट्री पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। लॉकडाउन में डेटा यूसेज और टैरिफ में बढ़ोतरी के कारण स्थिति में सुधार हुआ। वर्क फॉर होम ऑनलाइन क्लासेस के कारण डेटा का उपयोग बढ़ा। टेलीकॉम कंपनियों पर कुल एडजस्टमेंट ग्रॉस रेवेन्यू का बकाया 1.69 लाख करोड़ रुपए है। वहीं अभी तक सिर्फ 15 टेलीकॉम कंपनियों ने सिर्फ 30,254 करोड़ रुपए ही चुकाए हैं। एयरटेल पर करीब 25,976 करोड़ रुपए, वोडाफोन आइडिया पर 50,399 करोड़ रुपए और टाटा टेली सर्विसेज पर करीब 16,798 करोड़ रुपए बकाया है। कंपनियों को 10% राशि चालू वित्तीय वर्ष में और शेष बकाया राशि आगे के वर्षों में चुकानी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मीडिया में तेजी से उभरता कैपिटल टीवी का विस्तार होने जा रहा है। बहुत जल्द कोलकाता से कैपिटल टीवी का बंगला चैनल कैपिटल टीवी एक दिन लॉन्च होने वाला है। कैपिटल टीवी यूट्यूब पर सबसे तेज बढ़ने वाला चैनल है। बहुत ही कम समय में अपनी नई पहचान बनाने वाला कैपिटल टीवी का पश्चिमी बंगाल में विस्तार होने जा रहा है। इसके लिए हिंदी और बंगला चैनल को एंकर, रिपोर्टर्स, कैमरामैन, वीडियो एडिटर, ग्राफिक डिजाइनर और इंटर्न्स की जरूरत है। मीडिया क्षेत्र में करियर बनाने के लिए मौका तलाश रहे युवाओं के लिए ये सुनहरा अवसर है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ फ्रेशर को मौका दिया जाता है। हिंदी चैनल का दफ्तर नोएडा में है, वही बंगला चैनल
का दफ्तर कोलकाता में होगा। तो कैपिटल टीवी से जुड़ने के लिए जल्द से संपर्क करें। हिंदी चैनल में संपर्क के लिए capitaltvindia@gmail.com और बंगला चैनल के लिए capitaltvbangla@gmail.com पर अपना CV भेज सकते हैं, या आप व्हाट्सएप नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं 7011550288। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट से संबद्ध नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया ने केंद्र सरकार डिजिटल मीडिया के लिए पॉलिसी बनाने की मांग की है। संगठन का कहना है कि डिजिटल मीडिया के माध्यम से फर्जी पत्रकार निजी स्वार्थों के लिए मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे देश भर में पत्रकारों की साख पर संकट पैदा हो गया है। NUJI के राष्ट्रीय पदाधिकारी की बैठक में अध्यक्ष रास बिहारी ने कहा कि देश में पत्रकारों के लिए नेशनल रजिस्टर बनाने की जरूरत है। इसकी मांग लंबे समय से की जा रही है। इस बारे में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री से मुलाकात करके ज्ञापन दिया जाएगा। NUJ महासचिव प्रसन्न महंती ने कहा, डिजिटल मीडिया के माध्यम से स्वतंत्र पत्रकार होने का दावा करते हुए बड़ी संख्या में फर्जी पत्रकार मीडिया की साख बिगाड़ने में लगे हुए हैं। NUJ के संगठन सचिव और प्रेस काउंसिल सदस्य आनंद राणा ने कहा कि डिजिटल मीडिया के नियमन से फर्जी पत्रकारों की बढ़ती संख्या पर रोक लगाई जा सकती है। NUJ उपाध्यक्ष प्रदीप तिवारी ने कहा कि डिजिटल मीडिया के माध्यम से फर्जी पत्रकार अपना अपना एजेंडा साधने में लगे हैं। इन पर रोक लगाने की आवश्यकता है। NUJ कोषाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद सिंह ने कहा कि मीडिया की साख बरकरार रखने के लिए फर्जी पत्रकारों की चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने की आवश्यकता है। दिल्ली पत्रकार संघ के अध्यक्ष राकेश थपलियाल ने कहा कि डिजिटल मीडिया की आड़ में फर्जी पत्रकार राजनेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों को ब्लैकमेल करने की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। बैठक में उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष रतन दीक्षित, NUJ के पूर्व उपाध्यक्ष विवेक जैन, जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष राकेश शर्मा, NUJ की कार्यकारिणी सदस्य अनिल अग्रवाल, रणवीर सिंह, दीपक सिंह जंप कोषाध्यक्ष DR सोलंकी, उपजा के कोषाध्यक्ष संतोष यादव, DJ के वरिष्ठ सदस्य अशोक किंकर, अमित गौड़ा आदि ने सरकार से इस संबंध में जल्दी से जल्दी नीति बनाने की मांग की है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। NBF का कहना है कि रेटिंग जारी न करने से तमाम संस्थानों को भारी नुकसान हो रहा है। ऐसे में इन संस्थानों में काम करने वालों की जीविका प्रभावित हो रही है। न्यूज ब्रॉडकास्ट फाउंडेशन ने ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल से न्यूज चैनल की रेटिंग तुरंत प्रभाव से जारी करने की मांग की है। वरिष्ठ टीवी पत्रकार अर्नब गोस्वामी के नेतृत्व वाले न्यूज ब्रॉडकास्ट फेडरेशन में इस बारे में सूचना प्रसारण मंत्रालय से हस्तक्षेप करने की मांग की है। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को लिखे इस पत्र में NBF का कहना है कि वह बार के किसी भी बदलाव के लिए तैयार है, लेकिन पूरी तरह से रेटिंग्स की गैर मौजूदगी ने न्यूज चैनल की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है। लेटर में कहा गया है कि हम बार के स्टॉक होल्डर हैं। डाटा मेजरमेंट हमारी ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री की लाइफलाइन है। पूर्व में भी डाटा के हेरफेर की घटनाएं हुई हैं, लेकिन डाटा जारी करना बंद कर देना इसका समाधान नहीं है। इसमें सुधार तभी हो सकता है जब डाटा का प्रवाह लगातार हो। ये सुधार की एक सतत प्रक्रिया है। हम विनम्रता पूर्वक आपसे इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने का अनुरोध कर रहे हैं। NBF में पहले भी इसी तरह की दलीलों के साथ बार के संपर्क किया था, लेकिन अब तक कुछ भी हल नहीं हुआ है। पत्र में जो मांगे उठाई गई हैं वह ये है कि बार को न्यूज चैनल की रेटिंग को पब्लिश करना चाहिए ताकि विभिन्न मीडिया संस्थानों में कार्यरत लोगों की आजीविका को बचाया जा सके। यदि साप्ताहिक रेटिंग को पब्लिश करने में समस्या है तो रेटिंग को पब्लिश करने के लिए एक वैकल्पिक सिस्टम अपनाया जा सकता है ताकि न्यूज जॉनर में एडवर्टाइजर का विश्वास बहाल हो सके। इसमें कोई गलत काम नहीं किया है, ऐसे में हमें अपना संचालन बंद करने के लिए मजबूर न किया जाए। इस लेटर में यह भी कहा गया है कि इस कदम में तमाम न्यूज चैनल में कार्यरत लोगों की आजीविका पर सीधा असर पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ कार्यरत एम्प्लॉयज की आजीविका न्यूज चैनल द्वारा जुटाए गए रेवेन्यू पर निर्भर होती है और चैनल के रेवेन्यू का सीधा संबंध TRP से है। इसलिए NBF बार के स्टॉक होल्डर से आह्वान करता है कि वह तत्काल प्रभाव से न्यूज चैनल की रेटिंग जारी करने के लिए कदम उठाए। NBF से पहले TV9
नेटवर्क के सीईओ वरुण दास ने भी सूचना प्रसारण मंत्री की इस तरह का एक लेटर लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की थी। बता दें कि टीआरपी में छेड़छाड़ के मामले को लेकर मचे घमासान के बीच ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ने 15 अक्टूबर 2020 को 12 हफ्ते के लिए न्यूज चैनल की रेटिंग न जारी करने का फैसला लिया था। इसकी समय सीमा 15 जनवरी को समाप्त हो चुकी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लंबे समय से नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म को नियंत्रित करने पर बहस चल रही है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने ओटीटी प्लेटफॉर्म को नियंत्रित करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई की और केंद्र सरकार से अब तक की गई कार्रवाइयों पर जवाब दाखिल करने को कहा है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि वह ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कार्रवाई करने पर विचार कर रही है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केंद्र ओटीटी प्लेटफॉर्म को नियंत्रित करने के मुद्दे पर कुछ कदम उठाने का विचार कर रहा है। सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े, न्यायमूर्ति एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यन की पीठ ने कहा कि केवल चिंतन स्वीकार्य नहीं है, बल्कि ये भी बताइए कि सरकार इस पर क्या कुछ कदम उठाएगी। अदालत ने केंद्र से लंबित याचिका के साथ मामले को टैग करते हुए 6 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। अब इस मामले में लंबित दूसरी याचिकाओं के साथ अगले महीने सुनवाई होने की उम्मीद है। वहीं ओटीटी प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने की मांग करने वाले एक याचिकाकर्ता ने कहा कि इससे अधिक ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किए जा रहे हैं, देश में उतने ही अधिक साइबर क्राइम दर्ज हो रहे हैं। बता दें कि यह याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 15 अक्टूबर को केंद्र सरकार, सूचना प्रसारण मंत्रालय और इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया था। ये जनहित याचिका अधिवक्ता शशांक शेखर झा और अपूर्व हरटिया ने दायर की हुई है। याचिका में धूम्रपान, हिंसा, यौन दृश्य, अश्लील भाषा को बिना किसी रोक टोक के दिखाने को लेकर आपत्ति जाहिर की गई है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्मोकिंग सीन्स के कोई वार्निंग नहीं दी जा रही है और जो अनिवार्य है, ऐसे कंटेंट दिखाए जा रहे हैं जो सामाजिक और नैतिक मानदंडों के मुताबिक नहीं है। लिहाजा याचिका में विभिन्न ओटीटी स्ट्रीमिंग और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म की सामग्री की निगरानी और प्रबंधन के लिए सुव्यवस्थित बोर्ड या एसोसिएशन की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। याचिका के अनुसार इस समय डिजिटल सामग्री की निगरानी या प्रबंधन के लिए कोई कानून या स्वायत्त संस्था नहीं है और वह बगैर किसी जांच परख के जनता के लिए उपलब्ध है। ओटीटी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को नियंत्रित करने के लिए कोई कानून नहीं होने की वजह से हर दिन इसी आधार पर कोई ना कोई मामला दर्ज हो रहा है। कानून में इस तरह की खामियों की वजह से सरकार को रोजाना जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद संबंधित प्राधिकारियों के इस नियंत्रित करने के लिए कुछ खास नहीं किया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गूगल को फ्रांस के 121 अखबारों व न्यूज वेबसाइट को 551 करोड़ रुपए चुकाने होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने अपने प्लेटफॉर्म पर अखबारों व न्यूज वेबसाइट की खबरों के साथ विज्ञापन दिखाकर लाखों करोड़ों रुपए की कमाई की है। दरअसल फ्रांस के नए कानून के तहत उसने पिछले महीने फ्रांस के अखबारों के संगठन APIG अलायंस के साथ 3 वर्ष के लिए एक समझौता किया था, जिसके तहत गूगल को अखबारों की राजनीति व सामान्य खबरों पर आए विज्ञापन से हुई कमाई में से हिस्सा देना होगा। भुगतान दर हर इंटरनेट पर खबर देखे जाने की संख्या और सूचना के स्तर से अलग तय होगी। इस लिहाज से गूगल कितनी रकम चुकाएगा, ये अब सामने आया है। खास बात यह है कि ये पैसा उसे खबरों के छोटे स्वरूप को अपने प्लेटफॉर्म पर दिखाने के लिए चुकाना होगा। शुरू में गूगल इसके लिए तैयार नहीं था। पेरिस न्यायालय ने अक्टूबर में गूगल को समझौता करने को कहा था। नवंबर में वह चंद कंपनी से समझौते को राजी हुआ था, लेकिन प्रेस संस्थानों व AFP जैसी एजेंसियों ने इसे नकार दिया, जिसके बाद आखिर में गूगल को घुटने टेकने पड़े। वहीं 2014 में स्पेन के समाचार संगठनों को भी इसी प्रकार रकम चुकाने के लिए वहां कानून बनाया गया था। इस पर गूगल ने स्पेन में अपना गूगल न्यूज सेक्शन ही बंद कर दिया ताकि कमाई में हिस्सा न देना पड़े। लिहाजा इसी तरह गूगल सर्च परिणामों में फ्रांसीसी समाचार संस्थानों को कंटेंट हटाने की तैयारी कर रहा था, जिस पर फ्रांस के प्रतिस्पर्धा आयोग ने उसे चेताया। अंततः सरकार के सख्त रुख के आगे गूगल झुका। समझौते के साथ समाचार संस्थानों से मिले कंटेंट के अनुसार उनकी हिस्सेदारी तय होगी।
बता दें कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार भी इसी प्रकार कानून बनाने की राह पर है। गूगल इसका कड़ा विरोध कर रहा है, रोजाना कई धमकियां दे रहा है। माना जा रहा है कि अगले 2-3 वर्षों में दर्जनों नए यूरोपीय देश भी फ्रांस जैसा कानून बना लेंगे। सभार भड़ास फॉर मीडिया, समाचार फॉर मीडिया, डेली हंट, डेली होम। धन्यवाद जेडीसी मंत्रा।